हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? चलो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स के क्विज़ पर। आप सभी को पता है प्रीलिम्स डे की सीरीज़ में हम डेली के 10 जो करंट अफेयर्स हैं वो मतलब जो क्वेश्चन है वो करवाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसके अलावा गाइज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, प्लीज़ डेली बेसिस पे क्वेश्चंस करो। डेली बेसिस पे अभी से प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दो, अदरवाइज़ सब कुछ करते रह जाओगे, प्रीलिम्स ही नहीं होगा और उसके बाद जो है कुछ नहीं हो पाएगा। मैं ये बिल्कुल सच बता रही हूँ आपको। तो एक काम करो, प्रीलिम्स की तैयारी हमेशा जो है ना पूरे ईयर ही होती है। जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही होंगी ना, वो ही चीज़ें आपको वहाँ पे याद आएंगी। तो ये चीज़ रखो कि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद रहें, और इसीलिए हम डेली बेसिस पे ये 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, हमें भी उतनी मेहनत करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सीरीज़ स्टार्ट है क्यों है, वो किसी न किसी रीज़न से ही है। नहीं तो विज़न की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही थी, जब तक काम चल रहा था तब तक उसमें काम चल रहा था, लेकिन अभी जिस चीज़ में काम चल रहा है उसी लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। तो डेली बेसिस पे से करो। ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हो, आप एक हफ्ते की मतलब जो वीडियोज़ है वो एक दिन देख रहे हो, नहीं, डेली बेसिस पे देखो इसको। ठीक है, ताकि डेली बेसिस पे आपका जो मतलब ये है ना कि आपका बहुत सारा काम इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो मत करो। ठीक है, तो चलिए फिर भी जो भी आपको जैसे भी करना है करिए आप। हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में, एंटी साइक्लोन के बारे में। एक साइक्लोन्स होते हैं, एक एंटी साइक्लोन्स होते हैं। सबसे पहले एंटी साइक्लोन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू एडजेसेंट एरिया। आप सभी को पता है कि एंटी साइक्लोन, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट दे रखी है कि भाई एंटी साइक्लोन ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्रेशर हाई होता है सेंटर पे। सेकंड है देयर एक्सटेंट इज़ ऑलवेज स्मॉल। आप सभी को पता है भाई जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं उनका जो एक्सटेंट होता है वो जनरली लार्ज होता है। ऐसा नहीं है कि उनका एक्सटेंट स्मॉल होता है, और वो बोल रहे हैं ऑलवेज स्मॉल होता है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स वैसे भी रॉन्ग होती है, लेकिन इनका जो एक्सटेंट होता है वो जनरली क्या होता है, लार्ज होता है। थर्ड है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द जर्नल विंड सर्कुलेशन इज क्लॉकवाइज राउंड द एंटी साइक्लोन। बोल रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब एंटी साइक्लोन आता है तो उसका जो विंड सर्कुलेशन होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारी दो स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया हमारी एंटी साइक्लोन के बारे में। सेकंड है डोल ड्रम्स। डोल ड्रम्स क्या होते हैं, बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी टर्म है जो डोल ड्रम को स्पेसिफाई करती है। ये चारों चीज़ें पढ़ो और इसमें से आपको पता चलेगा कि डोल ड्रम क्या है। बेल्ट ऑफ काम रीजन जो इक्वेटोरियल रीजन में होती है, जहाँ पे जो प्रिवेलिंग ट्रेड विंड्स हैं वो मीट करते हैं, उसको बोलते हैं डोल ड्रम रीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं डोल ड्रम रीजन। तो आप सभी को पता होगा, ज्योग्राफी पढ़ी होगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यू पॉइंट के बारे में बताना है, किसके बारे में, ड्यू पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले है कि ड्यू पॉइंट इज़ द टेम्परेचर जहाँ पे एटमॉस्फेयर सेचुरेट हो जाता है वाटर वेपर के साथ। बिल्कुल सही पॉइंट है भाई। ड्यू पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे एटमॉस्फेयर सेचुरेट हो जाता है वाटर वेपर के साथ। दूसरा, ड्यू पॉइंट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ ह्यूमिडिटी। बिल्कुल इनडायरेक्टली ये किसको हिंट देता है, हमें ह्यूमिडिटी का भी हिंट देता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है ए हायर ड्यू पॉइंट मीन्स लेस मॉइस्चर। बोल रहे देखो, हायर ड्यू पॉइंट का मतलब होता है हाई मॉइस्चर। ठीक है, लेस नहीं, मोर मॉइस्चर या फिर हाई मॉइस्चर, ये चीज़ ध्यान रखना। हाई ड्यू पॉइंट का मतलब मोर मॉइस्चर इन दी एयर, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। पहली दो स्टेटमेंट करेक्ट है ड्यू पॉइंट के बारे में, हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले दो स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में बताना है, कोरोमंडल। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसके बारे में बताना है। सबसे पहले है कि भाई कोरोमंडल कोस्ट जो है वो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में। आप सभी को पता है कोरोमंडल कोस्ट किधर है, हमारे ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल की तरफ है। ये जो एरिया है ना, ये है इधर वाला है कोरोमंडल कोस्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। ये बोल रहे हैं कि इधर वाले को बोलते हैं, नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है दोदा बेटा हाईएस्ट पीक है साउदर्न पेनिनसुला की। आप सभी को पता है साउदर्न पेनिनसुला की सबसे बड़ी वो कौन सी है, मतलब पीक कौन सी है, अन्नाईमुड़ी। कौन सी है, अन्नाईमुड़ी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है जो पाल घाट है, आप सभी को पता है थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, ये तीन घाट आते हैं, घाट पास आते हैं। तो ये नीलगिरी और जो इसके किस किस के बीच में है, नॉर्थ में इसके नीलगिरी है और साउथ में इसके अन्नामलाई हिल्स है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये भी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब जो पाल घाट पास है बिल्कुल ये इन्हीं के बीच में होता है। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट दे रखी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, हमें बतानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो
पहली दो स्टेटमेंट जो है वो इसमें क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट हो गया। और जो ये इधर वाला कोस्ट होता है इसको क्या है, ये जो केरला वाला कोस्ट है इसको मलाबार कोस्ट कहते हैं। ठीक है, इसको मलाबार कोस्ट कहते हैं। और इसको कौन सा कहते हैं, गोवा तक का ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कोंकण, आपने नाम सुना होगा कोंकण। ठीक है, तो ये कोस्ट के नाम है, इधर है कोरोमंडल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये है हमारे कोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के इमरजेंस की कंडीशंस बतानी है। सबसे पहले है लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर चाहिए है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। अगर आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ा होगा बिल्कुल ये चाहिए। स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वर्टिकल विंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिल्कुल भी। याद रखना, वर्टिकल विंड की एब्सेंस चाहिए है, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड। और अनस्टेबल कंडीशन थ्रू ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर में अनस्टेबल कंडीशन चाहिए जिससे कि लोकल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो उसके साइक्लोन के अराउंड। किसके लिए, लोकल डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, यही कंडीशन चाहिए हमें, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड नहीं चाहिए है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन के ओरिजिनेट होने के लिए। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, इसका आंसर हो गया हमारा डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इंडिया की ओल्डेस्ट मिलिट्री फोर्स कौन सी है। आपने ये कर भी रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है मैंने। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी। ठीक है, असम राइफल्स। ठीक है, असम राइफल्स जो है ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है, इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोल रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट भी होता है और कैपिटल अकाउंट भी होता है, तो उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देखनी है। सबसे पहले बोल रहे हैं करंट अकाउंट में जो करंट अकाउंट है वो इंक्लूड करता है, करंट अकाउंट जो है उसमें इंक्लूड होता है नेशन की नेट ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, नेट अर्निंग्स जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स में होती हैं, और नेट ट्रांसफर पेमेंट्स। आप सभी को पता है, जिसने इकोनॉमी की सीरीज देखी है बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट दे रखी है करंट अकाउंट के बारे में। सेकंड बोल रहे हैं कैपिटल अकाउंट जो है वो नेशनल आउटपुट को मेज़र करने में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जो है करंट अकाउंट को नहीं किया जाता। तो आप सभी को पता है कैपिटल अकाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन करंट अकाउंट को किया जाता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, करंट अकाउंट को यूज़ किया जाता है नेशनल आउटपुट को कैलकुलेट करने में। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। हमें क्या बतानी है, रॉन्ग ही स्टेटमेंट बतानी है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है इसके बारे में, रॉन्ग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में बताना है, स्पंज सिटी इनिशिएटिव के बारे में। किसके बारे में, स्पंज सिटी इनिशिएटिव में 2015 में ये स्टार्ट हुआ था, आपको पता हो तो। सबसे पहले ये चाइना का इनिशिएटिव है जिसमें अर्बन फ्लड के रिस्क को कम करने के का मेन एम है, बिल्कुल सही है। सेकंड है ये फोकस कर रहा है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे, जिसमें वाटर को बेटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा ड्रेनेज और स्टोरेज को, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है इट मेक्स बेटर यूज ऑफ रेन वाटर थ्रू आर्किटेक्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ट्विक्स, बिल्कुल इसमें क्या किया जाएगा, बेटर यूज किया जाएगा रेन वाटर का थ्रू आर्किटेक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चरल ट्विक्स से। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सारी ही स्टेटमेंट हमारी स्पंज सिटी इनिशिएटिव के बारे में करेक्ट है। कब स्टार्ट किया गया था, 2015 में। तो करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, कुछ चीज़ें बोल रखी हैं। सबसे पहले है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू सिविल कोड ओनली इन इट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बिल्कुल सिविल कोड के बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बात होती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज नॉट मैंडेटरी एंड इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इवन बाय द कोर्ट्स, बोल रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज नॉट मैंडेटरी। ये स्टेटमेंट हमारी हाफ तो सही दे रखी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मतलब ये है कि इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय, देखो कोर्ट जो है वो कुछ मतलब कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 44 को नहीं। जैसे कि मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ये इन्फोर्स नहीं करवाया जाता कोर्ट्स के द्वारा, ये नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, करेक्ट हो गई। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैंडेटरी नहीं है और उसको कोर्ट भी इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती।
तो ये है। और थर्ड है पर्सनल लॉ जो है वो हमारी यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो आप सभी को पता है पर्सनल लॉ का जो मामला है वो लिस्ट 3 में आता है, जो किस में आती है, कंकरेंट लिस्ट में आती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारी इसमें 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं और हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कुछ कुछ चीज़ों के बारे में। सबसे पहले है कि हमारा एनी चेंज इन रेपो, अगर हम रेपो रेट में चेंज करते हैं तो इससे इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोअर्स का भी इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल भाई, ये सही स्टेटमेंट है। अगर रेपो रेट चेंज करोगे तो इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोअर पे भी फर्क पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स जो है वो क्या होता है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जिसके नीचे बैंक लेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। इस MCLR रेजिम में जो बैंक हैं वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं, मतलब कि वो बोरोवर्स को कितने पे देंगे, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा जिस पे वो उनको बोरो करेंगे। तो और वो RBI से कितना बोरो कर रहे हैं और उनको कितना देना है उसका कॉस्ट निकाल के वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वही बता रखा है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है इसके बारे में। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होता है, डी। ठीक है, तो चलिए गाइस इसी नोट पे आज के हमारे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।